Hello YouTube family, this is Swasha, the rebel. कैडी केबन मर्डर्स। ये कहानी है अप्रैल 11 और 12 की रात की, जब यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया में कैडी केबन में एक ही घर के 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया और एक को अगवा कर लिया गया था। ये वाक़या 1981 में पेश आया। इस वाक़े में 3 अफराद को मौके पर ही कत्ल कर दिया गया, जिसमें से सू शार्प या सूजन शार्प जो कि 36 साल की थी, उनका बेटा जॉन शार्प जो कि 16 साल का था, जॉन का दोस्त टेना हॉल विंगेट जो कि 15 साल का था, और इसी तरह सूजन शार्प की एक 13 साल बेटी टीना शार्प जो कि उस वाक़ये के बाद से गायब रही, यानी उसको उस वाक़ये में अगवा कर लिया गया था। इस सानहे को कैडी केबन मर्डर्स के नाम से इसलिए याद किया जाता है क्योंकि ये तमाम कत्ल कैडी रिजॉर्ट जो कि एक एरिया है कैलिफोर्निया यूएसए में, उसके घर नंबर 28 में हुए थे, जिसमें कत्लेआम किया गया था। उस घर को 2004 में गिरा दिया गया और अब उस घर की जगह बिल्कुल खाली मैदान पड़ा हुआ है। इसी तरह 12 अप्रैल की सुबह सूजन शार्प की 14 साल बेटी जो कि उनके करीबी एक दोस्त के घर सोने गई थी, शीला शार्प, जब वो सुबह 7 बजे अपने घर वापस लौटी तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्हें उनके सामने उनकी वालदा, उनके बड़े भाई और भाई के दोस्त की लाशें सामने मिली। इसी तरह सूजन शार्प के 2 छोटे बेटे रिक शार्प और ग्रेग शार्प और उनका छोटा दोस्त जस्टिन स्मार्ट भी साथ वाले ही कमरे में सो रहे थे, लेकिन उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। और सूजन शार्प की छोटी बेटी जो कि 13 साल की थी, टीना शार्प, वो वहां मौजूद नहीं थी। इस सानहे के दौरान लापता या गुम हो जाने वाली टीना शार्प का भी अगले 3 साल तक कुछ पता ना चल सका, लेकिन पूरे 3 साल बाद 11 अप्रैल 1984 को एक नामालूम शख्स की कॉल मौसूल हुई। उस नामालूम शख्स का दावा था कि उसे कुछ पोशीदा हड्डियां और एक खोपड़ी मिली है एक एरिया फेदर फॉल्स बटर काउंटी में, और उसने बताया कि वो खोपड़ी और वो हड्डियां टीना शार्प की हैं। जब उस जगह की जाके तलाशी ली गई और वहाँ से वो सारी हड्डियां और वो खोपड़ी लाके फॉरेंसिक टेस्टिंग की गई, तो कुछ अर्से बाद पता चला कि जी ये टीना शार्प ही की हड्डियां और उस ही की खोपड़ी थी। लेकिन उसके बाद उस शख्स का कुछ भी पता ना चल सका। सू शार्प या सूजन शार्प, उन्होंने जुलाई 1979 में अपने शौहर जेम्स शार्प से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। सूजन शार्प के मुताबिक उनके शौहर बहुत तशद्दुद पसंद थे। सूजन शार्प अपने 5 बच्चों को लेकर नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में अपने भाई के पास शिफ्ट हो गई थी। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में उनका भाई एक छोटे से ट्रेलर में रहता था, इसीलिए शुरू में सूजन शार्प अपने भाई के साथ उस ट्रेलर में रहीं। बाद में वो ट्रेलर उनको छोटा पड़ गया, इसीलिए वो कैडी के हाउस नंबर 28 में किराए पर रहने के लिए आ गई। ये घर उनका उस ट्रेलर से काफ़ी बड़ा था, इसीलिए यहाँ पर उनके बच्चे और वो खुद काफ़ी खुश थीं। जब वो इस घर में रहने के लिए आई, उस वक्त उनके बच्चों की उम्रें ये थीं। उनका बड़ा बेटा जॉन शार्प जो कि 15 साल का था, उसके बाद उनकी 14 साल बेटी शीला शार्प थी। शीला से छोटी 12 साल की बेटी थी टीना शार्प, और उससे छोटे 2 छोटे बेटे थे उनके। एक का नाम था रिक शार्प जो कि 10 साल का था, और ग्रेग शार्प जो कि 5 साल का था। जिस रात ये सानहा पेश आया, उस रात जो उनकी बेटी थी 14 साल शीला, वो उन्हीं के साथ वाले केबन नंबर 27 में उनके फैमिली फ्रेंड्स थे सीबोर्ड, उनके पास रात गुजारने के लिए चली गई थी। इसी तरह जो सूजन शार्प थी वो अपने घर पे रहीं अपने बेटे जॉन, रिक और ग्रेग के साथ, और इसी तरह जॉन का एक दोस्त और उनके छोटे बेटों के एक दोस्त जस्टिन स्मार्ट भी उनके पास रात को रुकने के लिए आ गए थे। उनकी छोटी बेटी टीना शार्प जो कि लापता हुई सानहे में, वो उस रात टेलीविज़न देख रही थी सीबोर्ड, यानी वही केबन नंबर 27 पर। जब रात को तकरीबन 9:30 बजे तो वो वहाँ से इजाज़त लेकर अपने घर केबन नंबर 28 में वापस आ गई। 12 अप्रैल की सुबह 7 बजे तकरीबन जब शीला अपने घर वापस लौटी और उन्होंने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला, तो सामने उनके लिविंग रूम में उनकी वालदा, उनके बड़े भाई और उसके बड़े भाई के दोस्त की लाशें पड़ी हुई थीं। इन तीनों को बिजली की तारों और मेडिकल टेप से पूरी तरह से बांधा गया था। ये सब देखकर शीला शाह बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। वो पीछे केबन नंबर 27 की तरफ वापस दौड़ी और वहाँ पर जाके उन्होंने जेमी सीबॉल जो कि इनका पड़ोसी था उसको आगाह किया। इसी तरह जब वो लोग वापस जेमी सीबॉल्ट वापस उनके घर आए तो वो पीछे की खिड़की की तरफ से आए और वो देखना चाह रहे थे कि घर में अभी भी कोई जिंदा है कि नहीं, लेकिन उन्हें पता चला कि अभी भी घर में कोई भी इन तीनों में से जिंदा नहीं था। इसी तरह वो पीछे वाले बेडरूम के दरवाजे की तरफ गए और वहाँ पर सूजन शार्प के 2 छोटे बेटे रिक शार्प और ग्रेग शार्प जो कि अपने दोस्त जस्टिन स्मार्ट के साथ सो रहे थे, उन्हें जगाया और उन्हें उसी बेडरूम की खिड़की से बाहर निकाल दिया ताकि वो लाशें देखकर लिविंग रूम में घबरा ना जाए। इस सारी कार्रवाई के दौरान जेमी सीबॉल्ट ने कुछ शवाहिद को भी खराब कर दिया था। इस सारे वाक़े के दौरान शीला शार्प जब घर पे आई, उसके बाद ये तीनों लाशें तो मिल गईं, लेकिन उन्हें पता चला कि उनकी 13 साल बहन टीना शार्प वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है।
انہیں یہ دیکھ کر اور بھی فکر ہو گئی۔ اس سارے واقعے کے دوران یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ بالکل ساتھ والے کمرے میں سونے والے رک، گریگ اور جسٹن اسمارٹ اس سارے واقعے کے دوران پرامن طور پر سوتے رہے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے کوئی آواز یا کچھ بھی ایسا کچھ سنا ہو۔ لیکن بعد میں جب جسٹن اسمارٹ سے انٹرویو کیا گیا تو اس نے کافی متضاد بیانات دیے۔ سوزن شارپ، اس کے بیٹے جان شارپ اور ڈانا کو بہت ہی بے دردی اور شفاقی سے قتل کیا گیا تھا۔ 2 بڑے خون آلود خنجر اور ایک بہت بڑا ہتھوڑا بھی جائیوا کے اوپر موجود تھے۔ ان خنجروں کی فورینسک ٹیسٹنگ کے بعد پتہ چلا کہ انہیں ہی ان قتلوں میں استعمال کیا گیا تھا، جن میں سے ایک خنجر 30 ڈگری تک مڑ بھی چکا تھا۔ لیونگ روم میں تمام دیواروں اور ارد گرد کی بڑی چیزوں پر خون کے چھینٹے اور خون پھیلا ہوا تھا، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ یہاں پر بہت ہی بے دردی اور شفاقی سے قتل عام کیا گیا ہے۔ اس سانحے کے دوران ایک اور اہم بات یہ بھی تھی کہ سیبولٹ فیملی، جو کہ شیلا کے دوست تھے اور ان کے بالکل ساتھ والے 27 نمبر کیبن میں رہتے تھے، اور اس رات ان کی بڑی بیٹی شیلا ان کے گھر سو رہی تھیں، اس رات یہ ساری فیملی نے کوئی بھی ایسا ہنگامہ آرائی یا کوئی بھی ایسی آواز نہیں سنی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے ایک اور کیبن نمبر 16 میں ایک فیملی رہتی تھی، جنہوں نے بعد میں بیان دیا کہ تقریباً 1:15 یعنی 1:15 پر انہیں تھوڑی سی آوازیں سنائی دیں، لیکن بعد میں وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر سو گئے۔ اسی طرح ٹینا شارپ، جو کہ اس سانحے میں لاپتہ ہو گئی، ٹینا شارپ کی جیکٹ، اس کے شوز اور اس کا ایک ٹول باکس بھی جائیوا پر موجود نہیں تھا۔ اسی طرح سارے واقعے کو دیکھنے کے بعد اور گھر کی حالت دیکھنے کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی زور زبردستی کر کے گھر میں اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی جاننے والے شخص یا اشخاص ان کے گھر داخل ہوئے تھے۔ اسی طرح اس سانحے کے دوران ان کے گھر کی ٹیلی فون لائن بھی کاٹ دی گئی تھی اور ان کے تمام پردوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے سانحے کے دوران سب سے زیادہ مشتبہ شخص، وہ شخص یعنی جس پر سب سے زیادہ شک تھا پولیس کو، وہ مارٹن اسمارٹ تھا، جو کہ شارپ فیملی کا پڑوسی تھا اور ان کے کیبن سے تھوڑا سا ہی آگے رہتا تھا۔ مارٹن اسمارٹ نے بعد میں پولیس کو یہ بھی بتایا کہ اس کے ٹول باکس میں سے ایک بہت بڑا ہتھوڑا بھی چوری ہو چکا ہے۔ اس پولیس انویسٹیگیشن کرنے کے دوران بھی جب مارٹن اسمارٹ سے متعدد سوال پوچھے گئے تو سلویسٹر تھامس، جو کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مارٹن اسمارٹ نے ایسے بہت سارے ثبوت اور شواہد فراہم کیے ہیں جس سے ہم اس کے اوپر شک نہیں کر سکتے۔ جب اس کیس کی انویسٹیگیشن کے دوران شارپس کے بہت سارے پڑوسیوں اور ارد گرد کے لوگوں سے جب انٹرویوز کیے گئے تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تقریباً رات کو 9 بجے شیلا شارپ کے گھر کے باہر ایک ہرے رنگ کی ایک بہت بڑی وین تھی جو کہ کافی دیر تک کھڑی رہی۔ جسٹن اسمارٹ، جو کہ مشتبہ شخص مارٹن اسمارٹ کا بیٹا تھا، جو کہ اس رات سوزن شارپ کے گھر سو رہا تھا، جب اسے اس رات کے بارے میں پوچھا گیا تو پہلے تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے اس رات کا کچھ نہیں پتہ، بلکہ وہ پرسکون طور پر رات کو سوتا رہا، لیکن بعد میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اسے خواب میں وہ سارا قتل عام نظر آیا تھا۔ جب اس کے خواب کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے اسے ہپنوسس میں ڈالا گیا تو اس میں اس نے یہ بتایا کہ اسے بہت ہی ہنگامہ آرائی اور شور شرابے کی آوازیں لیونگ روم سے آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے جب وہ اٹھ کے اپنے روم سے چلا گیا اور اپنے روم کے دروازے کے کونے سے لیونگ روم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی کے دوران سوزن شارپ کے دونوں بیٹے رک اور گریگ سو رہے تھے۔ ان آوازوں کی وجہ وہ 2 اشخاص تھے جو کہ اس ٹائم سوزن شارپ سے لڑ رہے تھے۔ ایک شخص جس کی بہت بڑی بڑی مونچھیں اور چھوٹے بال تھے، جبکہ دوسرا شخص جس کی شیپ کلین شیپ تھی اور اس کے بڑے بال تھے۔ ان دونوں نے گلاسز پہنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو سوزن شارپ کا سب سے بڑا بیٹا تھا جان شارپ، وہ اور اس کا دوست ڈانا، وہ روم میں انٹر ہوئے اور انہوں نے اس دونوں آدمیوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ ان دونوں کی لڑائی کے دوران ٹینا بھی اپنے روم چھوڑ کے اس لیونگ روم میں آ گئی۔ یہ دونوں ابھی لڑ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص نے ٹینا کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور اسے اس کیبن سے اٹھا کر باہر لے گیا تھا۔ یہ سب وہ ڈیٹیل تھی جو کہ جسٹن اسمارٹ نے اپنے خواب کی بتائی تھی۔ پھر جو جسٹن اسمارٹ نے جو ان 2 اشخاص کا حلیہ بتایا تھا، اس کے مطابق اسے ایک فورینسک اسکیچنگ کے لیے لے جایا گیا۔ اس میں ان دونوں اشخاص کی شکل و صورت اور ان کے خاکے تیار کیے گئے۔ یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ اس انویسٹیگیشن کے دوران بہت ہی زیادہ لاپرواہی اور بہت ہی زیادہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا تھا، جس میں سب سے بڑا جو جھول ہے اس کیس میں وہ یہ تھا کہ جو جسٹن اسمارٹ کی اس کے مطابق تفصیلات کے مطابق جو ان دونوں اشخاص کا خاکہ بنایا گیا وہ کسی غیر نان پروفیشنل بندہ تھا، جس سے خود کوئی بھی ڈرائنگ کرنا یا اسے کوئی بھی ایسی پیشہ ورانہ صلاحیت اس میں موجود نہیں تھی۔ یہ خاکے اس شخص ہیلن ایمبر سے بنائے گئے تھے۔
शाह फैमिली के कत्लेआम के बाद बहुत ही ज़्यादा कहानियाँ गढ़ी गईं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर ये कहानी हुई कि शाप यानी जो सूजन शाप थी वो मंशियात की स्मगलिंग वगैरह का काम किया करती थी और इसी मंशियात की स्मगलिंग की वजह से उनकी किसी ग्रुप वगैरह के साथ लड़ाई हुई और जिसकी वजह से ये सारा वाक़या पेश आया था। लेकिन बाद में डॉग थॉमस जो कि इस सारी सिचुएशन या इस सारे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कत्लेआम के बाद जितनी भी घर में से सबूत और शवाहिद जमा किए गए हैं उनमें से उनको कोई भी इस तरह की कोई गैर कानूनी कोई मंशियात या इस तरह की कोई भी चीज़ उनके घर से बरामद नहीं हो सकी। उनके मुताबिक ये भी बात थी कि उस इन्वेस्टिगेशन पर 4000 घंटे लोगों के सर्व किए गए थे ताकि अच्छी तरह तमाम सबूत और शवाहिद जमा किए जा सके। टीना शाप की इस केस के बाद गुमशुदगी को FBI के हवाले कर दिया गया था ताकि वो एक पूरे मुल्क में सर्च कर सके और टीना शाप को मालूम कर सके। लेकिन बाद में FBI ने ये कहकर इस सर्च को कैलिफोर्निया स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया कि वो सब अपनी जॉब बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं। इसी तरह से एक एरिया को सर्च करने के लिए एक पूरी टीम बनाई गई और केडी केबिन्स के इर्द गिर्द तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर तक तमाम घर और तमाम चीज़ें चेक की गई ताकि कोई मज़ीद सबूत और शवाहिद मिल सकें, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा निशान या कोई भी सबूत ना मिल सका। इसी तरह फिर 1984 में एक शख्स की कॉल आने के बाद जिसने बोसीदा हड्डियों और एक खोपड़ी को ये कहकर कहा था कि ये टीना शाप की रिमेन्स हैं, उस कॉल को रिकॉर्ड भी किया गया था। बाद में जब पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां पर टीना शाप की ये खोपड़ी और बाकी बोसीदा हड्डियां पड़ी हुई थी, उस हड्डियों के करीब उसकी एक ब्लू नायलॉन की जैकेट जो कि उसके घर से गायब थी वो भी पड़ी हुई थी, एक कंबल भी था, उसकी एक जीन्स का पेयर भी उसके साथ ही पड़ा हुआ था और इसके साथ ही उसके साथ एक मेडिकल बॉक्स भी पड़ा हुआ था जिसमें से बहुत सारी टेप और बहुत सारी ऐसे मेडिकल टेप डिस्पेंसर्स वगैरह पड़े हुए मिले हुए थे। जैसे कि पहले भी बताया गया था कि इस केस को इंतहाई लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, तो इसमें एक और काबिल गौर बात ये भी थी कि जब वो कॉल जो उस बंदे की रिसीव हुई जिसने कहा कि ये बाकी हड्डियाँ वो सीधा और ये खोपड़ी टीना शाप की है, उस कॉल को रिकॉर्ड भी किया गया था और उसे रिकॉर्ड करके रख लिया गया था, लेकिन उस कॉल के ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई या कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया था ताकि जिससे उस शख्स की आइडेंटिटी मालूम की जा सके। इस कॉल को 2013 में जब एक और शेरिफ को ये केस असाइन कर दिया गया, उसने इस कॉल को उस बॉक्स में से निकाला और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन चलती रही और बहुत सारे लीड्स पुलिस को मिले, लेकिन लोगों के मुताबिक ये पुलिस बहुत ही लापरवाही से और गैर जिम्मेदारी से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इसलिए खातों तक नहीं पहुंचा जा सका। इसी तरह इस केस में 2008 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसमें मार्टिन स्मार्ट जो कि मार्टिन स्मार्ट की साबिक अहलिया थी, उन्होंने कहा कि उन्हें अपने शौहर मार्टिन स्मार्ट और उसके दोस्त जॉन बॉब बेडी पर शक है कि इन दोनों ने ये सारा सानहा जो है ये इसमें वो लोग मुलविस हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि अप्रैल 11 की रात को जब 11 बजे वो अपने शौहर और उसके उस दोस्त को 11 बजे बार बार छोड़ आई थी और वो अपने घर पे सोने के लिए आ गई थी, और इसी तरह 2 बजे रात को जब वो जागी तो उन्होंने देखा कि दूर जंगलों में कोई 2 अशखास ऐसे हैं जो कि लकड़ी के ऊपर कोई बहुत सारी चीज़ें जलाए जा रहे हैं, और दोबारा वो कहते हैं कि उन्हें शक यही है कि वो उनका शौहर और उसका दोस्त था। इसके अलावा मार्टिन स्मार्ट ने यह भी दावा किया कि उनका जो हस्बैंड था मार्टिन स्मार्ट, उसे जॉनी शाप जो कि सूजन शाप का बड़ा बेटा था, उससे इंतहाई शदीद नफरत थी। इसी तरह 2008 की डॉक्यूमेंट्री में फिर शेरिफ डॉग थॉमस जो कि पहले शेरिफ थे जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मार्टिन स्मार्ट को इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उसे एक पॉलीग्राफ का टेस्ट लिया गया था तो वो पॉलीग्राफ का टेस्ट उसने पास कर लिया था। यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि पॉलीग्राफ का जो टेस्ट है वो ज़्यादातर जो मुश्तबा अशखास होते हैं उनसे लिया जाता है। पॉलीग्राफ का टेस्ट जो है वो एक ख़ास किस्म का टेस्ट होता है जिसमें मालूम किया जाता है कि जो शख्स जो बातें कर रहा है या जो दावा कर रहा है वो सच कर रहा है या झूठ बातें कर रहा है। अगर कोई टेस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट पास कर देता है, इसका मतलब है कि वो जो कह रहा है वो सारी बातें सच है, और अगर वो पॉलीग्राफ टेस्ट फेल कर जाता है तो उसका ये सबूत है कि वो झूठ बोल रहा है, जो भी बातें या दावे वो कर रहा है। इसी तरह इस पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी मार्टिन स्मार्ट ने यही कहा कि उसे इस सानहे के बारे में कुछ नहीं पता, वो नहीं जानता कि इन सबको किसने कत्ल किया है। इस तरह 2016 में एक आर्टिकल शाया किया गया। उस आर्टिकल में ये दावा किया गया था कि मार्टिन स्मार्ट ने कत्लेआम करने के बाद कैडी केबिन्स को छोड़ दिया था और वो एक और स्टेट में चला गया था। उस स्टेट में जाने के बाद उसने वहाँ से अपनी बीवी मार्लिन स्मार्ट को एक ख़त लिखा जिसमें उसने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में जो उनको मसाइल दरपेश थे उसके बारे में ख़त लिखा था। उस ख़त में जो सबसे अहम बात जो उसने लिखी थी उसमें यह था कि मैंने तुम्हारे प्यार की कीमत अदा कर दी है और अब मैं तुम्हारे प्यार का हकदार हूँ 4 लोगों की ज़िंदगी के बाद। इस तरह 2016 में एक और शेरिफ को जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा क्योंकि शुरू वाली जो तफ्तीश की गई थी इस केस में वो बहुत ही लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से की गई थी और उसमें इस ख़त को कभी भी एक सबूत के तौर पर नहीं देखा गया था, और अब हम इसे एक सबूत के तौर पर देख रहे हैं। इसी तरह एक और साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जिसके पास मार्टिन स्मार्ट जाया करता था अपनी इस शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल वगैरह की वजह से, उसने भी ये दावा किया कि मार्टिन स्मार्ट ने उसके सामने ये कहा था कि उसने सूजन शाप और टीना शाप इन दोनों को मारा है। सूजन शाप को तो उसने इस वजह से मारा था कि वो उससे नफरत करता था,
और टीना को उसने इस वजह से मार दिया था ताकि वो उसे पहचाने ना और इस तरह से वो बच सके। लेकिन इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि जो दो सूजन शार्प का बेटा और उसके जो दोस्त था, उन दोनों को उसने कत्ल नहीं किया, बल्कि उसे नहीं मालूम कि उन दोनों को किसने कत्ल किया है। इस केस के दौरान सबसे मुश्तबा शख्स मार्टिन स्मार्ट, वो कैंसर की वजह से पोर्टलैंड ओरेगन में जून 2000 में इंतकाल कर गया। और इसी तरह जो कि उसका दोस्त था बॉब वेड, क्योंकि वो इस जुर्म के अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे जुराइम में मुलविस रहा था, वो भी इंतकाल कर गया 1988 में। 24 मार्च 2016 को एक हथौड़ा, जो कि मार्टिन स्मार्ट के मुताबिक उसके टूल बॉक्स से चोरी हुआ था, उसी तरह का एक हथौड़ा एक करीबी तालाब में पुलिस को मिला, जो कि इस टाइम के इन्वेस्टिगेटर माइक गैम्बर्ट ने उसे सबूत के तौर पर रख लिया, क्योंकि उसके ख्याल में यही वो हथौड़ा था जिससे वो कत्लेआम किया गया था। और इसी तरह इस टाइम प्लिमस काउंटी के जो शेरिफ थे हैकवुड, जिनका दावा था कि वो 16 साल के थे जब ये सारे कत्लेआम किया गया था और वो खुद शाह फैमिली को जानते थे, उन्होंने कहा कि हथौड़े का इस जगह पे मिलना इस बात का सबूत है कि इसे जानबूझ के इस जगह फेंका गया है, ना कि अनजाने में। इसी तरह ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटर माइक गैम्बर का ये भी दावा था कि उनके पास अभी भी 6 ऐसे मुश्तबा अशखास की लिस्ट मौजूद है जो उनके मुताबिक इस केस में मुलविस थे। ये केस में इन्वेस्टिगेशन चलती नहीं और अप्रैल 2018 में गैम्बर ने एक और दावा किया, जो डीएनए के सबूत और शवाहिद जो कि उस जगह से और टेप्स वगैरह से जमा किए गए हैं, वो इशारा कर रहे हैं अभी भी किसी ऐसे शख्स की तरफ जो अभी भी जिंदा है। इसके बाद आगे भी अभी तक इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी कातिलों को नहीं पकड़ा जा सका। सूजन शार्प की बड़ी बेटी शीला शार्प 35 साल से अपनी वालदा और अपने भाई के कातिलों को तलाश कर रही हैं। वो आज भी जानना चाहती हैं कि उस रात उनके भाई और वालदा को क्यों और कैसे कत्ल किया गया। वो आज भी इस केस की बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं और हर जगह और हर मौके पर वो उनके कातिलों को ढूंढ कर कैपर किरदार तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। Watching them, and they were talking about the cigar inside the pedophile. He asked where he got, and I was just wondering if inside of the murder up in Pueblo County a couple years ago, where a 12-year-old girl was never found. ये 1984 में एक नामालूम शख्स की तरफ से मौसूल होने वाली उस कॉल का रिकॉर्ड है जिसमें उसने दावा किया था कि वो बोसीदा हड्डियाँ जो खोपड़ी मिली हैं वो टीना शार्प की हैं। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या कहते हैं कि उनके कातिल कौन थे, या आप हमें कोई ऐसी मालूमात फराहम कर सकें तो ज़रूर हमसे रब्ता करें।